वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें जो बिहार जीविका का वैकेंसी है उसको डेडिकेटेड है, और उसको देखते हुए, उसके सिलेबस को देखते हुए हम सारी चीज़ें एक एक लाइन देख रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री था। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, उसके पीछे का पूरा डायग्राम हम आपको बताया गया था। फिर उसके बाद दूसरा हमने मैनेजमेंट पर शिफ्ट किया। अब क्यों मैनेजमेंट में शिफ्ट किया? चूँकि क्वेश्चन मैनेजमेंट से आने वाला है और वहाँ पे टॉपिक वाइज लिख रखा है कि किस किस टॉपिक से एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हमने टर्मिनोलॉजी को स्किप किया। स्किप करने के बाद डायरेक्ट मैनेजमेंट पे आया। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला जो मैनेजमेंट होता है, सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट क्यों करते हैं, तो मैनेजमेंट हम करते हैं प्रोडक्शन के लिए, फॉर हायर प्रोडक्शन। एनिमल्स को हम रेयर इसलिए कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हमें वहाँ से प्राप्त हो। अब प्रोडक्शन के रूप में मिल्क हो सकता है, मीट हो सकता है, लेदर हो सकता है, ऊल हो सकता है, एग हो सकता है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन का रूप है, जिसमें हम आपको बताए थे कि बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क की अगर हम बात करें तो उसको अलग अलग प्रोसेसिंग के दौरान ऐड वैल्यू कर कर उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का मेन पर्पस यही होता है कि जो एनिमल्स को हम रेयर कर रहे हैं उस एनिमल्स का देखरेख करना। किस लिए देखरेख करना? तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कि ताकि हम एक एक प्रॉपर चीज़ें करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, तो अब इसी बात है कि प्रोडक्शन हमारा वहाँ से इंक्रीज होगा और वहाँ से हमें हाईएस्ट देखने को मिलेगा। इस मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो एनिमल्स के लिए मैनेजमेंट होता है वो हाउसिंग मैनेजमेंट होता है, जिसमें एनिमल्स के लिए हम घर बनाते हैं। क्योंकि सबसे पहला काम क्या है, एनिमल्स के रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए। अगर हमें एनिमल फार्मिंग करना है या डेयरी फार्मिंग करना है या फिर एनिमल को एनिमल हस्बेंड्री करना है, तो सबसे पहले हमारे पास रूम होना चाहिए, हमारे पास जगह होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा पैलेस जहाँ पे हम एनिमल्स को रख सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हाउसिंग मैनेजमेंट देखते हैं। और हाउसिंग मैनेजमेंट में हमने आपको सारी चीज़ लाइन टू लाइन बता चुके हैं कि हाउसिंग क्या होता है, हाउसिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फिर कितने टाइप का होता है, एनिमल्स को रखने का स्टाइल क्या होता है, एनिमल्स को हम कैसे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आता है, हाउसिंग मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हाउसिंग मैनेजमेंट क्या होता है। अब हाउस में जो भी हम एनिमल्स को रखते हैं उसको हम क्या देते हैं, रेशन कह सकते हैं या फिर राशन। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ऐसे एक्चुअल में इसे रेशन कहते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे राशन कहते हैं, तो राशन बोल सकते हैं। तो हमारा जो भाषा है उसमें राशन फिट हो चुका है तो राशन बोलेंगे। राशन का मतलब होता है आहार। अब हमने जो घर में जो हाउस में एनिमल्स को रखा है उसके लिए तो आहार देना पड़ेगा, तो इसलिए हम आहार मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आहार मैनेजमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट में ये कि आहार क्या होता है, ये लिखा हुआ भी होगा। सबसे पहले आहार मैनेजमेंट में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब टोटल खर्चे का, जैसे मान लो कि एनिमल आप रेयर कर रहे हो, जिस समय से रेयरिंग यानी कि पाल रहे हो उस समय से लेकर वो जब तक प्रोडक्शन ना दे उस समय तक अगर हम बात करें तो उसमें 60 से 70% का जो खर्चा लगता है वो सिर्फ राशन में लगता है। अब आपको पता है कि राशन में खर्चा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैनेज करने के लिए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने घर बना दिया, उसमें रखना, थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे लाइट वगैरह देखनी पड़ती है। लेकिन खाना तो ये है नहीं कि वन टाइम हमने खाना दे दिया उसके बाद एनिमल्स कुछ समय तक खाना ही नहीं खाएगा। ये तो डेली का प्रैक्टिस है, डेली की चीज़ें हैं, इसलिए इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो राशन होता है फोडर क्रॉप के रूप में होता है, कंसंट्रेशन के रूप में होता है। तो जब एनिमल्स के ऑपरेशन, जब स्पेशल ऑपरेशन करते हैं उस समय हम क्या उसे कंसंट्रेशन देते हैं, इसलिए खर्चा ज़्यादा लगता है। ठीक है, वो चूँकि कॉस्टली होता है। तो सबसे पहला ये कि पूरे एक्सपेंडिचर का ये कितना खर्चा है, तो 60 से 70% ये लगता है। अब बात होता है सर राशन किसे कहते हैं, तो राशन कहते हैं फूड गिव टू द एनिमल्स इन द 1 डेज, यानी कि एक दिन में या 24 घंटे। अब एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, दोनों बात बराबर है। जो हम राशन दे रहे हैं, जो हम फूड दे रहे हैं किसको, एनिमल्स को, उसको हम राशन कहते हैं। यानी कि एक दिन में
कुल दिया गया भोजन राशन कहलाता है। उसके बाद आता है कि सर राशन जो एनिमल्स को हो वो दिन में 2 बार देते हैं। कितने बार? 2 बार देते हैं 10 घंटा का इंटरवल पर। इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे आप मूवी देखते हैं तो उसमें इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब होता है कि एक सीन थोड़ा पहले दिखा दिया, फिर एक सीन बाद में दिखाया जाएगा, हाफ सीन। तो उसी तरह इंटरवल का मतलब होता है एक राशन दिए, उसके बीच का जो गैप होता है उसे इंटरवल कहते हैं। और वो गैप कितना होना चाहिए? तो 10 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे मान लो कि अभी आपने राशन दिया, तो अभी से लेकर 10 घंटे के बाद उसको दोबारा राशन देंगे। इसलिए जनरली देखा जाता है कि एनिमल्स को सुबह राशन दिया जाता है और एक शाम को राशन दिया जाता है। तो ये राशन मैनेजमेंट में बेसिक चीज़ें हुई। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि सर डाइट किसे कहते हैं? डाइट डाइट का मतलब होता है जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह में जो जाते हैं पर्सन, उनको डाइट फॉलो करने के लिए बोला जाता है। डाइट फॉलो का मतलब है कि खाना खाना का कम करना, खाना का क्वांटिटी कम कर देना डाइट होता है। और सिर्फ न्यूट्रिशनल यानी कि न्यूट्रिशनल चीज़ें को अपटेक करना डाइट कहलाता है। तो अब एग्रीकल्चर में अगर डाइट टर्म देना हो तो राशन का मतलब तो होता था 24 घंटे में हमें जो भी भोजन दिया वो राशन हो गया। वहीं 24 घंटे में जो एक टाइम उसको भोजन दिया, यानी कि फूड गिव टू द एनिमल इन वन टाइम्स इन 24 घंटे। 24 घंटे में एक बार जो राशन हम उसे दे रहे हैं, एक टाइम में जो राशन दे रहे हैं उसे डाइट कहते हैं। और पूरे टाइम 24 घंटे में जो हम पूरे राशन दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेशन कहते हैं। रेशन 2 बार देना चाहिए 10 घंटे के अंतराल पे। अब एनिमल्स के राशन के बारे में समझा कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेज पे उनको अलग अलग राशन देने की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो ज़रूरत होते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला आता है बैलेंस मैनेजमेंट। बैलेंस यानी कि संतुलन आहार। अब आपको पता है कि बैलेंस का मतलब होता है कि हर चीज़ एक राइट प्रोपोर्शन में देना, उचित अनुपात में सारे आहार को। अब जितने भी आहार होंगे, चाहे वो फोडर क्रॉप होगा, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि जो चारा होगा या फिर खली होगा, दोनों को जब हम एक राइट प्रोपोर्शन में देते हैं कि हमें चारा भी सही से देना है, सही क्वांटिटी में देना है, कॉन्सेंट्रेशन भी देना है, कि ताकि वो एनिमल्स जो है वो प्रॉपर बैलेंस में रहे, क्वालिटी और क्वांटिटी सब चीज़ एक देना है, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस राशन कहते हैं। जैसे अ डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट आर इन बैलेंस क्वांटिटी और इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड द प्रॉपर प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उचित अनुपात में होता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। और बैलेंस आहार इसलिए देते हैं कि एनिमल्स के किसी प्रकार को दिक्कत ना हो, उसके शरीर में ना तो न्यूट्रिशनल का कमी हो, ना फिर क्रूड फाइबर वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह का कमी हो, यानी कि सारी चीज़ें जितने भी न्यूट्रिएंट है एक राइट प्रोपोर्शन में उसको मिल जाए। अगर किसी एनिमल्स में न्यूट्रिशन का कमी होता है, बैलेंस आहार अगर उसको ना मिले और उसमें न्यूट्रिएंट का कमी हो सॉरी, अगर किसी एनिमल्स में अगर मान लो कि कोई एनिमल्स है उसमें अगर किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज यानी कि पोषक तत्वों की कमी से चयापचयी रोग जो होता है, उपापचयी या चयापचयी जो भी कहते हैं, हिंदी में देख लेंगे आप, वो रोग हमको देखने को मिलता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर देखें तो कैल्शियम की कमी से अगर किसी एनिमल्स में कैल्शियम न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है तो उसमें मिल्क फीवर देखने को मिलता है। मिल्क फीवर एक डिजीज़ है जो कैटल्स में होता है, बुफैलो में होता है। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स दूध देना कम कर देती है क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने से मिल्क फीवर हो जाता है। मिल्क फीवर क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स हम जब डिजीज मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास आता है लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ मेंटेनेंस रेशन। अब लाइफ मेंटेनेंस रेशन का मतलब ये है कि जैसे आप किसी पर्सन को देखते होंगे तो कहते होंगे कि भाई इन्होंने अपना जो शरीर है, अपना जो बॉडी है, ये काफ़ी मेंटेनेंस करके रखा है। किसी को आप ऐसे देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेंटेनेंस करके रखा ही नहीं है,
जैसे किसी किसी पर्सन को आप देखेंगे तो आपको पहचान में नहीं आएगा कि उतने एज के होंगे। ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि वो यंग ही स्टेज में है अभी। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी को आप देखते हैं तो ऐसा पता ही नहीं लगता कि उनकी एज क्या है, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेनेंस करके रखते हैं। मेंटेनेंस डैट मीन्स कि अपने बॉडी को एक सही ढंग से रखते हैं, उसको हर चीज़ प्रॉपर न्यूट्रिएंट देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, लाइफ मेंटेनेंस राशन कहलाता है। तो लाइफ मेंटेनेंस राशन का मतलब यही है कि वैसा राशन जो लाइफ को मेंटेनेंस करे, जैसे कि उसका हेल्थ मेंटेनेंस करे, उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस करे, उसका वेट गेन ना हो, वेट को मेंटेनेंस करे। ऐसा ना हो कि हम राशन दे रहे हैं और वो खाकर फूल जाए। तो राशन इस क्वांटिटी में, इस क्वालिटी में देना है कि ताकि उसका क्या क्या इम्प्रूवमेंट में रहे, तो हेल्थ सही रहे, बॉडी टेम्परेचर सही रहे और वेट सही रहे। यानी कि स्वस्थ शरीर, तापमान और वजन बनाए रखने के लिए पशुओं के दिए जाने वाला जो भोजन होता है वो लाइफ मेंटेनेंस राशन कहलाता है। और इसमें हम ज़्यादातर कंसंट्रेशन देते हैं। कंसंट्रेशन मतलब जो सांद्र होता है, ऐसा भोजन जिसमें न्यूट्रिशनल पोषण ज़्यादा होता है। तो इसमें अलग अलग एनिमल्स के लिए हम अलग अलग क्वांटिटी में देते हैं। तो सबसे पहला बुलक काऊ या इंडियन काऊ। बुलक का मतलब क्या होता है, एक होता है बुल, एक होता है बुलक। बुल का मतलब ये होता है कि कोई एनिमल्स है, मेल एनिमल्स, उसका कास्ट्रेशन नहीं किया गया है, उसे हम कहते हैं बुल। बुलक का मतलब होता है कि कास्ट्रेशन कर दिया गया है। कास्ट्रेशन यानी कि बध्यकरण, डेट मीन्स कि उसका मेल पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि प्रजनन अंग को हटा देना मेल्स एनिमल्स का क्या कहलाता है, बुलक कहलाता है। इसलिए हम हटाते हैं कि ताकि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से उसका हम ज़्यादा यूज कर पाए, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एनर्जी ज़्यादा ऑब्टेन करता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गन की अगर बात करें तो स्पर्म बनता है, सीमेन बनता है, और सीमेन बनने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस देखने को मिलता है। इसलिए लॉस, एनर्जी का लॉस ना हो, जो एनर्जी है उससे हम अपने कामों में लगाएं। इसलिए मेन एनिमल्स को क्या करते हैं, कास्ट्रेट कर देते हैं। तो इसके लिए अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कितना देंगे, कंसंट्रेशन 1 kg देंगे। अगर बैल हो या गाय हो, कैसा बैल हो तो जो सांड बैल हो वो, तो उसके लिए सांद्र 1 kg देते हैं। वहीं वो फैलो हाइब्रिड एंड एक्जोटिक काऊ, हाइब्रिड और एक्जोटिक काऊ दोनों अलग अलग होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है दो क्रॉस के साथ, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, उनके साथ क्रॉस कराते हैं, उसे हाइब्रिड कहते हैं। वो अलग अलग स्पीसीज में हो सकता है, सेम स्पीसीज में हो सकता है, अलग अलग ब्रीड में हो सकता है। एक्जोटिक का मतलब होता है कि जो विदेशी नस्ल है, जो हमारे देश का नहीं है, जो आउट ऑफ कंट्री का नस्ल है, उसे एक्जोटिक काऊ कहते हैं। तो अगर बोफैलो हो या एक्जोटिक हाइब्रिड हो, एक्जोटिक काऊ हो या हाइब्रिड काऊ हो, तो उसके लिए 1.5 से लेकर 2 kg हम क्या देते हैं, कंसंट्रेशन देते हैं। फिर आ जाता है कि सीप के लिए हम कंसंट्रेशन कितना देते हैं। अभी ये सारी चीज़ें का क्या है, लाइफ मेंटेनेंस के लिए, कि हम इसे लाइफ मेंटेनेंस करना है। अब सीप का बात करें तो कंसंट्रेशन इसमें हम देते हैं 2.5% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि उसका जितना बॉडी वेट होगा उसका 2% हम क्या देंगे, कंसंट्रेशन देंगे। डेट मीन्स कि अगर वो 100 kg का होगा सीप, तो उसको हम 2.5 kg क्या देते हैं, कंसंट्रेशन देते हैं बॉडी मेंटेनेंस के लिए। वहीं पूछ लिया जाएगा कि गोट के बारे में बताओ। गोट में तो बकरी में हम क्या देते हैं, 250 ग्राम या आधा kg पर 50 kg बॉडी वेट। पर 50 kg बॉडी वेट का मतलब है 50 kg बॉडी वेट है तो उसे 250 देंगे। 100 kg बॉडी वेट हो जाएगा तो उसे हम क्या दे देंगे, आधा किलो दे देंगे क्या, कंसंट्रेशन। तो ये याद रखना है कि लाइफ मेंटेनेंस के लिए कंसंट्रेशन कितना दे दें। अगला हमारा आता है राशन ऑफ मिल्किंग काऊ, यानी कि जब एनिमल्स, यानी कि काऊ जो बैल है, जो गाय है, वो अगर दूध दे रही है उस समय हम कितना उसको राशन देते हैं, उसको हम कहते हैं राशन फॉर मिल्किंग काऊ। तो अगर कोई एनिमल से 15 kg मिल्क दे रहा है डेली का अगर हम बात करें, तो उसको हम 1/2 नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से ना हो, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ना करता हो, हिंदी में बोले तो जिसमें पॉड यानी कि फलियां नहीं पाया जाता हो। और 1/3 हम देंगे लेग्यूम क्रॉप, यानी कि 3 हिस्सा का 2 हिस्सा हम नॉन लेग्यूम देंगे और 1 हिस्सा हम क्या देंगे, लेग्यूम देंगे। अब क्यों लेग्यूम ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं,
तो लेग्यूम हमारे पास सीजनल पर डिपेंड होता है, ग्रीन फोल्डर जो होता है सीजन पर डिपेंड होता है, तो इसलिए हमारे पास क्वांटिटी उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कम होता है, तो हम इसे कम दे पाते हैं, और लेग्यूम नॉन लेग्यूम ज़्यादा हम दे पाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि प्रोटीन परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो प्रोटीन परसेंटेज 14 से 15 होना चाहिए। और जो काऊ 30 किलो अगर मिल्क दे रहा है, 30 लीटर मिल्क दे रहा है पर डे, तो उसको हम मिक्स करते हैं ग्रीन फोल्डर एंड पैडी स्ट्रो, यानी कि जो राइस का भूसा जिसे हम कहते हैं वो होता है, वो 5 से 6 केजी आपको पर डे उसको देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हम देते हैं ये किसके लिए देते हैं, तो मिल्किंग काऊ के लिए देते हैं। अब एक टर्म आता है TDN। TDN का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, कुल पोषक तत्व। टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट का मतलब है कुल पोषक तत्व, यानी कि जितना आपने भोजन दिया, राशन दिया एनिमल्स को, चाहे वो फोल्डर के रूप में हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन के रूप में हो सकता है, उसमें से एनिमल कितना डाइजेस्ट किया, कितना परसेंटेज ऑफ डाइजेस्ट किया और कितना वेस्ट किया, उसका परसेंटेज क्या कहलाता है, TDN कहलाता है। जैसे मान लो कि आपने 100 केजी क्या किया, भोजन दिया फूड को, एनिमल्स को। अब भोजन के रूप में कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, फोल्डर भी हो सकता है, उसमें से 60 केजी भोजन का एक्चुअल डाइजेशन हो पाया, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम किया, और बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट या तो स्टोर किया या तो फिर वैसे वेस्ट कर दिया। अब जितना परसेंट डाइजेस्ट हुआ उसको हम क्या कहते हैं, TDN कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन का मतलब यही है कि जब एनिमल्स से कोई प्रोडक्शन हम ले रहे हैं उस समय हम उसे क्या राशन देते हैं, जब वो प्रोडक्शन देने की स्टेज पे होता है। तो द अमाउंट ऑफ फूड इज द गिवन टू द एनिमल ऑफ द प्रोडक्शन वर्क इज नोन एज प्रोडक्शन रेशन, यानी कि उत्पादन कार्य के लिए पशुओं को दिए जाने वाले भोजन का मात्रा। अब प्रोडक्शन का अलग अलग रूप हो सकता है, जैसे कि हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रोडक्शन के रूप में या तो मिल्क ले सकते हैं, या फिर ऊन ले सकते हैं, मीट प्रोडक्शन ले सकते हैं, एग प्रोडक्शन ले सकते हैं, या फिर ब्रीडिंग पर्पज से भी हम यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन, ब्रीडिंग, एग प्रोडक्शन, ऊल प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन। जब इस समय जैसे मान लो कि किसी एनिमल्स में हमें ब्रीडिंग कराना हो तो उस समय हमें जो भोजन देते हैं उसे क्या कहलाता है, प्रोडक्शन राशन कहलाता है। अब ये तो बेसिक चीज़ें रही कि राशन को किस स्टेज पे देते हैं, उसे क्या क्या कहते हैं। अब अपन चलते हैं राशन की तरफ। देखो राशन सबसे पहले चीज़ यहाँ पे समझे कि हमने क्या बताया कि राशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ हमारा है कि राशन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें एक होता है फोल्डर क्रॉप जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है शांत या खली। जो आप ग्राउंडनट वगैरह देखते हैं उसके जो खलिया होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरा पहला हमारा फोल्डर। अब पूछा जाएगा कि फोल्डर हम कितना यूज देते हैं, कितना देते हैं, तो ये 66% यानी कि 66% पूरे राशन का यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि फोल्डर हमारे पास अवेलेबल होगा। फर्दर फोल्डर भी डिवाइड होता है 2 भागों में, ग्रीन फोल्डर और ड्राई फोल्डर, उसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ से इतना ही समझना है कि फोल्डर कितना देंगे, तो 66% देंगे। इस फोल्डर में ड्राई और ग्रीन दोनों मिक्सित होगा, मतलब इसमें ड्राई फोल्डर भी हम देते हैं और ग्रीन फोल्डर भी देते हैं। तो अभी सिर्फ फोल्डर चारा का बात कर रहे हैं तो चारा दोनों आ जाता है, तो दोनों मिलाकर हम 66% देते हैं। वहीं कंसंट्रेशन की बात करें तो 33%। अब बचता है 1%। 1% जो होता है हम एक्स्ट्रा उसको या तो अलग से कोई हार्मोनल वृद्धि ना हो रहा हो तो उसे हार्मोन खिलाते हैं, हार्मोन देते हैं, या फिर उसको अलग से कोई मिनरल्स न्यूट्रिएंट वगैरह देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिसलेनियस कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के राशन होते हैं। पहला फोल्डर क्रॉप जिसमें हम 66% देते हैं, दूसरा कंसंट्रेशन जिसे हम शांत कहते हैं जो 33% देते हैं, 1% जो होता है हमारा मिसलेनियस न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसमें अलग से अगर किसी हार्मोन का कमी है तो उसे हार्मोन भी ला के दे सकते हैं। तो ये राशन मैनेजमेंट का पार्ट रहा। तो राशन मैनेजमेंट 2 प्रकार, राशन क्या हुआ, 2 प्रकार के, फोल्डर और कंसंट्रेशन। फोल्डर 66% और 33%। फिर फर्दर जो होता है, हाँ फोल्डर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला क्रूड फाइबर। अब क्रूड फाइबर क्या होता है, क्रूड फाइबर का मतलब है कि जो भी राशन के लिए जो भी फोल्डर क्रॉप आप यूज़ कर रहे हैं
उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसमें कच्चा रेशा पाया जाता है, कच्चा रेशा ज़्यादातर पाया जाता है, तो उसे हम क्रूड फाइबर कहते हैं। जैसे आप लीफ के वेन्स देखते हैं, उस वेन्स में क्या होता है, उसका क्रूड फाइबर का अवेलेबल होता है। तो इसमें मोर देन 18% क्रूड फाइबर होता है। और इसमें TDN का बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे कच्चा रेशा पाया जा रहा है तो TDN कम ही होगा, क्योंकि कच्चा रेशा उतना पचता ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्रूड फाइबर ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए TDN यहाँ पे 60 से कम ही होता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखना, आप फोल्डर 66% यूज़ करते हैं, इसका अगर TDN की बात करें तो 18% से कम होता है। फिर वहीं अगर हम बात करें क्रूड फाइबर का, तो क्रूड फाइबर में 18% से ज़्यादा होता है, TDN 60% होता है, यानी कि उससे कम होता है। अब उसमें सबसे पहला हम देखते हैं फोल्डर क्रॉप, जिसे हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। देखो बहुत आर डिफरेंट, बट इतना डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि फोल्डर और रफेज क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे फोल्डर और रफेज को सेम ही समझेंगे कि फोल्डर और रफेज दोनों सेम ही होता है, मतलब फोल्डर का ही दूसरा नाम रफेज है। ठीक है, फोल्डर यानी कि 2/3 देते हैं, 2/3 मतलब 3 हमारे पास राशन है, जिसमें से 2 हिस्सा मतलब 2%, 3 हिस्से का 2 हिस्से हम किसका देते हैं, फोल्डर क्रॉप का देते हैं। 66% ऑफ द टोटल राशन। फोल्डर क्रॉप में क्रूड फाइबर 18% होता है। उसके बाद TDN अगर टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट यानी कि कुल पोषक तत्वों की बात करें तो 60% के करीब में होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कच्चा रेशा ज़्यादा पाया जा रहा है। अब फोल्डर क्रॉप फर्दर 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों, डेट मीन्स की ग्रीन फोल्डर और एक होता है ड्राई फोल्डर। एक होता है ग्रीन फोल्डर, एक होता है ड्राई फोल्डर। अब ग्रीन फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें तो सबसे पहला तो ये है कि ये कितने पार्ट में देते हैं, किसका, पूरे फोल्डर क्रॉप का। अब देखिए 2 चीज़ें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, एक तो पूरे राशन का फोल्डर क्रॉप हम कितना देते हैं तो 66%। अब पूरे फोल्डर क्रॉप का ग्रीन फोल्डर कितना देते हैं तो 25%। ठीक है, इसको क्लियर रखना है। 1/4 पार्ट देते हैं, यानी कि 4 हिस्स का 1 हिस्सा जो है वो ग्रीन फोल्डर देते हैं। ठीक है, तो 1/4 पार्ट ऑफ ग्रीन फोल्डर यानी कि 25% हम देते हैं पूरे फोल्डर का। और पूरे राशन का फोल्डर कितना देते हैं तो 66%, जिसमें दोनों शामिल होगा। उसके बाद ये डिपेंड करता है सीजन पे। अब सीजन पे क्यों डिपेंड करता है, अब देखो एक तो फार्मर के पास लैंड कम है, तो लैंड कम हो जाने की वजह से वो अपने ज़मीन पे यानी कि जो लैंड है या भूमि है उस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा ग्रो करने का सोचेंगे, ना कि चारा वगैरह ग्रो करने का, यानी कि ग्रीन फोल्डर या ड्राई फोल्डर करने का। तो ग्रीन फोल्डर में एक्चुअली सीन क्या होता है कि उसके लिए स्पेशल से जो क्रॉप आते हैं उसको हम ग्रो करते हैं, और वो सिर्फ चारा के लिए यूज़ करते हैं। तो उससे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ चारा कर सकते हैं, चारा का उत्पादन कर सकते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादातर लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने जो घरों में जो एनिमल्स पाल रखा है उनके लिए तो वो ड्राई फोल्डर भी अवेलेबल करा देते हैं, या फिर जो उन्होंने प्रोडक्शन लिया उस फील्ड से, जैसे मान लो कि कॉलीफ्लावर वगैरह ग्रो कर लेते हैं, वहाँ से जो उसकी पत्तियाँ वगैरह होता है, हरा पत्तियाँ वगैरह, उसको हम क्या करते हैं लीफ में यूज़ कर लेते हैं, मेज वगैरह होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादातर हम ग्रीन फोल्डर को ग्रो करते नहीं है, अवेलेबल होता नहीं है, चूँकि अवेलेबल इसलिए नहीं होता है हमारे पास लैंड कम है, लैंड कम हो जाने की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास ग्रीन ज़्यादा फोल्डर अवेलेबल होता नहीं है। तो ये डिपेंड मौसम पे करता है, इसलिए इसे कम परसेंटेज में देते हैं, इसे 25% दिया जाता है। और इसमें 2 तरह से राशन होते हैं, मतलब फोल्डर क्रॉप में, ग्रीन क्रॉप में 2 तरह से क्रॉप हो सकते हैं, पहला लेग्यूम क्रॉप, दूसरा नॉन लेग्यूम क्रॉप। लेग्यूम का मतलब है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से आता है, जो फलीदार होता है, यानी कि जिसमें पोड होता है, पोड बोले तो फली बोल सकते हैं, उसे लेग्यूम कहते हैं, जिसे काफ़ी बरसीम। उसके बाद नॉन लेग्यूम जैसे पर मिलेट, मेज, सीरियल्स वगैरह आ जाएगा। अब ड्राई फोल्डर की बात करते हैं तो ड्राई फोल्डर 3/4 पार्ट यानी कि 4 हिस्स का 3 हिस्स हम ड्राई फोल्डर ही देते हैं, यानी कि 75% क्या देते हैं, ड्राई फोल्डर देते हैं। कुल चारे का 3/4 पार्ट हम ड्राई फोल्डर अवेलेबल कराते हैं। तो जो चीज़ें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि पूरे फोल्डर का 66% हम पूरे राशन का 66% फोल्डर देते हैं, और पूरे फोल्डर का ग्रीन फोल्डर है 25% और ड्राई फोल्डर 75% देते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। ड्राई फोल्डर के सबसे पहले अगर हम बात करें
कि ड्राई फॉडर किस एनिमल्स के लिए कितना देना चाहिए, उसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ थ्योरी पोर्शन के साथ साथ कुछ फैक्ट भी है। फैक्ट डैट मीन्स जो डाटा बेस है, आपको डेटा याद करना पड़ेगा कि इतना परसेंट यहाँ है, इतना परसेंट इसके लिए देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बार बार लिखते हुए याद करना है। जैसे फॉर काऊ, बुलक, यंग काफ एंड बुल। जैसे कि गाय का जो सांड होता, जो बधियाकरण मेल होता है, या फिर यंग काफ होता है, या फिर बुल होता है जो जिसे हम कहते हैं सांड। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो 2.5 kg डेली फोडर देते हैं। ड्राई फोडर 100 kg वेट, बॉडी वेट पे, अगर 100 kg का एनिमल्स है, उसका बॉडी वेट 100 kg है, तो उसे हम 2.5 kg पर डे क्या देते हैं, ड्राई फोडर देते हैं। अब 100 kg का मतलब ये नहीं है कि 100 kg होगा तभी 2.5 kg देंगे। कम हो जाएगा तो हम कहेंगे पहले तुम 100 kg अपने बॉडी को गेन करो उसके बाद देंगे, ऐसा नहीं होता है। बस ये बताया गया कि 100 kg पर 2.5 kg देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, मान लो 105 kg है, तो आप नहीं दोगे क्या 2.5 kg, तो इतना दिया जाता है। उसके बाद बुफैलो हाइब्रिड का एक्जोटिक, ये दोनों अंतर बता चुके हैं कि हाइब्रिड और एक्जोटिक के लिए क्या होता है। तो इसमें अगर बात करिए तो 3 kg पर डे 100 kg बॉडी वेट पे हम यूज करते हैं। उसके बाद ड्राई फोडर में मॉइस्चर परसेंटेज, तो आपको पता है इसमें मॉइस्चर परसेंटेज बहुत कम देखने को मिलता है। 10 से 15% मॉइस्चर परसेंटेज देखने को मिलता है, और 80 से 85% आपको ड्राई मैटर देखने को मिलता है। और ये कितना पार्ट देते हैं, तो 25 पार्ट पूरे फोडर का हम एनिमल्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो राशन का दोनों टाइप्स हो गया। अब समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांद्र, या फिर ठेठ भाषा में उसे हम खली कहते हैं। जैसे आप इस तरह का खली देखते हो, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि खली है। इसमें न्यूट्रिशन पोर्शन ज़्यादा होता है, क्रूड फाइबर काफ़ी कम होता है। क्रूड फाइबर इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है वहाँ अवेलेबल नहीं होता है, ना के बराबर, यानी कि 18% से इसमें कम क्रूड फाइबर होता है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में समझते हैं। पहला ये बात कि कंसंट्रेशन के बारे में बेसिक जब बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि 1/3 पार्ट, यानी कि 33% पूरे राशन का कंसंट्रेशन देते हैं। उसके बाद इसमें क्रूड फाइबर, अब देखो वेजिटेटिव पार्ट है नहीं, तो क्रूड फाइबर 18 से कम होगा। डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, यानी कि टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट की बात करें, कुल पाचन पोषक तत्वों का, तो ये 60% से ज़्यादा होता है। तो कंपेयर करके याद रखना है कि कंसंट्रेशन में क्रूड फाइबर कम है लेकिन टीडीएन ज़्यादा है। फिर वहीं फोडर क्रॉप की अगर बात करें तो वहाँ पे क्रूड फाइबर कम है, ज़्यादा है, और टीडीएन कम है, ठीक है। और यहाँ पे क्रूड फाइबर ना होने की वजह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका परिभाषा ऐसे तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है कि फीड कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट दैट फोरेज एलोंग कांट बी प्रोवाइड, यानी कि जो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कराता है वो फोरेज कभी प्रदान नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि फोरेज में वेजिटेटिव पार्ट में ज़्यादातर न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मोर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट पाया जाता है उसमें। उसके बाद कह रहा है कि दिस इज द पर्टिकुलरली ट्रू इन द केस ऑफ द हाई मिल्क प्रोडक्शन एनिमल, यानी कि ये विशेष रूप से किसी एनिमल्स को जब उच्च दूध उत्पादन वाले जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एनिमल से दूध प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है उससे, तो हम उसको कंसंट्रेशन ज़्यादा देते हैं कि ताकि वो क्या करे, प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग करे। उसके बाद कह रहा है कि कंसंट्रेशन आर अ मोर इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन फॉरेज। जैसे कि बताया हमने कि न्यूट्रिएंट परसेंटेज ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, फॉरेस्ट के कंपेरिजन में यहाँ पे न्यूट्रिएंट परसेंट ज़्यादा होता है। एक बार हिंदी उच्चारण करते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है कि चारा संदरित आहार ऐसे पोषक तत्व प्रदान करता है जो केवल चारा प्रदान नहीं कर सकता, यानी कि जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको एनिमल्स को, वो कहाँ से मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन से मिलता है। जो फोरेज उतने परसेंट में नहीं कर पाता है, चारा उतना परसेंट में नहीं कर पाता है। और आपको पता था कि न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाने से एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज देखने को मिलता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कैल्शियम की कमी हो जाने से मिल्क फीवर जैसे डिजीज़ को वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मिल्क, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। और हमारा एनिमल हस्बेंड्री का एक ही उद्देश्य है, हमको मिल्क प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट
प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। यह विशेष रूप से उच्च दूध वाले पशुओं के मामले में सच है या फिर दिया जाता है। फिर चारे की तुलना में सांद्रित आहार पोषक तत्वों से अधिक किफ़ायती स्रोत है। किफ़ायती मतलब कि उसमें मोर देन इकोनॉमिकली सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आ जाता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स जिसमें हम कंसंट्रेशन का कितना कितना परसेंट देते हैं, उसको याद रखना है। अब देखो, ये जितने भी हमने डाटा वाला पोर्शन करा रखा है, डाटा वाला पोर्शन करा रहा हूँ, इसको आपको बार बार लिखना है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। वो तो चलो हमारा थ्योरी पोर्शन था, थ्योरी पोर्शन हमने समझा कि क्या क्या होता है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन ही हमें डेटा याद कराने में हेल्प कराता है कि ताकि हमें कंसेप्ट पता हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है याद करने में। तो यहाँ पूछा जाए कि एवरी 3 लीटर, अगर 3 लीटर मिल्क प्रोडक्शन करता है बाई इंडियन काउ, तो उसके लिए पर डे आप कंसंट्रेशन कितना देंगे, 1 kg कंसंट्रेशन पर डे देंगे। उसके बाद अगर 2.5 लीटर मिल्क प्रोडक्शन करता है बुफैलो या हाइब्रिड काउ या एक्जोटिक काउ, तो उनके लिए भी 1 kg आप कंसंट्रेशन गिवन करेंगे। डैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि 3 kg का कोई इंडियन काउ हो या फिर 2.5 kg का कोई इंडियन बुफैलो हो, हाइब्रिड काउ हो, एक्जोटिक काउ हो, तो उसके लिए 1 kg हम कंसंट्रेशन देते हैं। वहीं अगर 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन बाई गोट, बकरी अगर 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन डेली करता है, तो उसके लिए 500 यानी कि आधा किलोग्राम हम कंसंट्रेशन पर डे देते हैं। अब राशन की बात कर लेते हैं, और ये कंसंट्रेशन के बारे में बात किया जा रहा है। किसके लिए, तो बुलक के लिए। अब देखो, जो बुलक होता है ना, वो कास्ट्रेटेड एनिमल्स होते हैं। कास्ट्रेटेड एनिमल्स डैट मीन्स कि जो मेल एनिमल्स होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट को, प्रजनन अंग को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, बुलक कहलाता है। तो अगर कोई बुलक, और बुलक का एक ही पर्पस है, उसको एग्रीकल्चर वर्क में यूज़ करना, क्योंकि जब मेल पार्ट को काट दे रहे हैं तो वो किसी प्रकार से मीटिंग नहीं कर पाएगा, जो उसका एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगा, और एनर्जी वेस्ट नहीं होगा तो अब इसी बात है कि वो क्या करेगा, वर्क ज़्यादा कर पाएगा। तो अगर नॉर्मल वर्क कर रहा है कोई एनिमल्स, तो उसके लिए कंसंट्रेशन कितना देंगे, 1.1 से लेकर 1.5 kg पर डे। अगर मीडियम वर्क कर रहा है तो 2 से लेकर 2.5 kg यानी कि 2 से लेकर 2.5 kg तक। उसके बाद आगे अगर बात करें कि अगर वो हेवी वर्क कर रहा है तो उसके लिए 3 से 4 kg। और वो ब्रीडिंग बुल है, ब्रीडिंग बुल का मतलब है कि ऐसे मेल एनिमल्स का यूज़ करते हैं जिसको हम ब्रीडिंग कराते हैं। तो ब्रीडिंग कराना होता है तो उसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। तो वो 2 kg आपको पर डे कंसंट्रेशन देना पड़ेगा उस एनिमल्स को ब्रीडिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल के लिए जो बुलक है उसके लिए कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 से 1.5 kg, मीडियम है तो 2 से 2.5 kg, और हेवी है तो 3 से 4 kg। अब आ जाता है कि राशन जो देते हैं कंसंट्रेशन। अब देखो, हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, सांद्र पढ़ रहे हैं, उसका राशन की बात करें। जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लो हमने ब्रीडिंग कराया उस समय तो हमने दे दिया 2 kg मेल्स एनिमल्स को, फीमेल क्या हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। तो जब वो प्रेग्नेंट एनिमल्स होती है उसके लिए हम क्या क्या देते, मतलब किस स्टेज पे कितना कंसंट्रेशन देते हैं उसको देखते हैं। पहला 5 मंथ से ज़्यादा है, प्रेग्नेंट एनिमल्स अगर 5 मंथ से ज़्यादा है तो उसे 1 kg पर डे कंसंट्रेशन देंगे। उसके साथ साथ 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है तो 1.5 kg यानी कि 1 kg से लेकर 1.5 kg। 8 मंथ से है तो वो 2 kg देंगे। लास्ट मंथ प्रेगनेंसी का है, यानी कि प्रेग्नेंट का लास्ट समय है, यानी कि अगले मंथ वो बच्चे जन्म देने की अवस्था में जब आ जाती है तो उसके लास्ट मंथ में हम क्या देते हैं, 2.5 से 3 kg। तो इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं कि अगर 5 मंथ से कम है तो 1 kg पर डे कंसंट्रेशन देंगे। 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसे हम 1.5 से 2 kg 1 से 1.5 kg दे सकते हैं। और 8 मंथ से ज़्यादा है तो उसे 2 kg, और लास्ट मंथ में है तो 2.5 से 3 kg हम उसे देते हैं। उसके बाद हमने बताया कि राशन ब्रीडिंग बुल के लिए 2 kg पर डे देना चाहिए। अब आ जाते हैं कि जितना भी हमने राशन पढ़ा, जितना भी राशन देखा हमने, उस राशन को स्टोर भी तो करना होता है। जैसे हमने बताया कि ग्रीन फोल्डर हम कम देते हैं चूँकि हमारे पास अवेलेबल कम हो जाता है। तो मान लो कि किसी एनिमल्स को हमें ऑफ सीजन में, जब हमने कोई ग्रीन फोल्डर ग्रो ना किया हो, या जिस सीज़न में हम ग्रीन फोल्डर ग्रो नहीं कर सकते हैं, उस सीज़न में अगर हमें ग्रीन फोल्डर देनी हो तो उसके लिए या तो पहले ग्रो कर सकते हैं, तो ग्रो करने का वो कंडीशन होगा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या उपाय है। तो यही उपाय है कि आप जो सीज़न आ रहा है ग्रीन फोल्डर का, उसको ग्रो करो, उसको काटो और उसको प्रिजर्व कर लो।
यानी कि कंजर्वेशन कर लो, संरक्षित कर लो, बचा लो उसको और फ्यूचर में यूज़ कर लो। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप ग्रीन फोल्डर का यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए और उसे स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं और ग्रीन फोल्डर को कुटी कर कर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। वहीं अगर आप ड्राइव फोल्डर का यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए तो उससे जब आप बनाते हैं, कोई भी ड्राइव फोल्डर का यूज़ करते हैं आप फ्यूचर के लिए और इसको स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हे कहते हैं। हे मतलब जो सूखी घास है उसकी कुटी करना और उसको प्रिजर्व करना फ्यूचर के लिए हे कहलाता है। अब आ गया लूम, लूंग या लूम। लूंग या लूम का मतलब होता है जो खिजड़ी का प्लांट होता है, जैसे ये ज़्यादातर वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। वहाँ पे सीप, गोट और कैमल के लिए ये खिजड़ी का प्लांट हम यूज़ करते हैं, उससे प्रोडक्शन ले लेते हैं। प्रोडक्शन के साथ साथ जो उसका ड्राई लीफ होता है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, तो लूंग में यूज़ करते हैं। उसके स्टोर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसे लूम या लूंग कहते हैं। पाला यानी कि जो वाइल्ड बेर होता है, वाइल्ड बेर का जब हम यूज़ करते हैं या कंजर्व करते हैं उसे हम पाला कहते हैं। एक होता है हाईलेज, ये गलत है, हाई ऐसे लिखा था, हाईलेज। अगर हाईलेज की बात करें तो ये साइलेज की जैसा होता है, यह साइलेज के जैसे होते हैं। लेकिन साइलेज में मॉइस्चर परसेंटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलता था। यहाँ पे आपको मॉइस्चर परसेंटेज साइलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं, बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी कि 45 से 55% यहाँ पे मॉइस्चर देखने को मिलेगा। तो ये टाइप ऑफ फोल्डर कंजर्वेशन रहा जिसमें हमने देखा कि फोल्डर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके साइलेज के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें साइलेज, तो हमने बताया था कि ये कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन फोल्डर को जब हम संरक्षण देते हैं, संरक्षित करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, उसे हम साइलेज कहते हैं। अब देखो, साइलेज फोल्डर मेड फ्रॉम द ग्रीन फोल्डर फोलिएज, यानी कि जो ग्रीन फोलिएज होगा वेजिटेटिव पार्ट उसका यूज़ करके हम साइलेज को बनाते हैं। साइलेज को कैसे बनाते हैं, तो हम ग्रीन जो फोलिएज होता है उससे हम साइलेज बनाते हैं। और इस साइलेज का यूज़ किस में करेंगे, तो इट इज़ द फीड, ये किसके लिए फीड होगा, चारा होगा, कैटल शिप के लिए एंड अदर रूमिनेंट। कैटल मतलब होता है मवेशी, मवेशी में दोनों आ जाते हैं, जैसे बोफैलो आ गया, काऊ आ गया। उसके बाद सीप में भी यूज़ करते हैं। अदर रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल का मतलब है जो जुगाली करता हो और जिसका पेट यानी कि स्टोमक जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है। ठीक है, हम लोग क्या है, नॉन रूमिनेंट एनिमल है, यानी कि हम लोग जुगाली नहीं करते। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि द फर्मेंटेशन एंड स्टोरेज प्रोसेस, यानी कि जो आप स्टोर कर रहे हो उसे फर्मेंटेशन कर रहे हो, उससे जो चारा बना रहे हो, उस साइलेज को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनसाइलिंग या साइलेजिंग कहते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि द प्रोसेस ऑफ साइलेजिंग, द प्रोसेस ऑफ साइलेज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इनसाइलिंग या साइलेजिंग कहते हैं। अब इसमें क्रॉप कौन कौन सा यूज़ करेंगे इसको देखते हैं। साइलेज बनाने के लिए आप तो 2 तरह से क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं, लेग्यूम और नॉन लेग्यूम। लेग्यूम की अगर हम बात करें तो उसमें बरसीम हो सकता है, ओट हो सकता है। नॉन लेग्यूम की बात करें तो उसमें मेज, ओट, परमिलेट, ये सारी चीज़ें आप साइलेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में सेम बात लिखा हुआ है कि साइलेज चारा का विधि हरी पत्तियों से प्राप्त फसलें से करते हैं। यह चारा है मवेशी, भेड़, अन्य जुगाली करने वाले पशुओं के लिए। किण्वन एवं भंडार की प्रक्रिया को इन साइलिंग या साइलेजिंग कहते हैं। चारा फसल अगर बात करें तो मेज, सोरगम, जई और बजरा को ग्रो कर सकते हैं। अब जो साइलेज है उसके बनाने का जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। यहाँ इग्नोर करेंगे, ये प्रोसेस लिखा गया। प्रोसेस ऑफ साइलेज, साइलेज को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज़ कि कोई क्रॉप, जो भी क्रॉप हमने देख के आया वहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे हमने मेज ग्रो किया या बरसीम ग्रो किया, तो इस ग्रो का मतलब ये जो प्लांट है इसको तैयार होने में कब कितने समय लग जाएगा, तो 90 दिन या 3 मंथ या 12 वीक लगता है। फिर अब जब इतना समय लगेगा तो हार्वेस्ट करेंगे। तो हार्वेस्टिंग का बात करेगा तो उसके लिए स्टेज होता है फ्लावरिंग स्टेज या फिर मिल्किंग स्टेज।
जब एनिमल्स ये जो क्रॉप है उसमें फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है या मिल्किंग स्टेज आ जाता है, तो उस समय हम क्या कहते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हार्वेस्ट करके हम उसे स्टोर करते हैं। उसका अपना एक कंडीशन होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहला हमने आपको बताया कि हार्वेस्ट स्टेज, मैंने क्रॉप ग्रो किया यहाँ पे। क्रॉप ग्रो करने के बाद 3 से 3.5 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद यहाँ पे हार्वेस्टिंग का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। और हार्वेस्टिंग कब करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ऑफ मिल्क स्टेज, फ्लावरिंग और मिल्क स्टेज पे हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद कटाई चरण, फूल आने या दूधिया निकलने का समय। मॉइस्चर परसेंटेज 60 से 65%। कार्बोहाइड्रेट इज द रिच क्रॉप आर यूज, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो वो भी यूज कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें कितना समय लगता है, तो 3 मंथ या 12 वीक या फिर 90 दिन, तीनों एक ही बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ड्राई मैटर, अब आपको पता है कि इसमें ड्राई मैटर कम होगा क्योंकि मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है। तो मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा है तो इसमें ड्राई मैटर 30 से 40% ही देखने को मिलता है। इस प्रोसेसिंग को साइलिंग या साइलेजिंग कहते हैं या इन साइलिंग कहते हैं। ये तीनों चीज़ें याद रखना। उसके बाद इसको स्टोर कैसे जगह पे करते हैं, तो इसको स्टोर करते हैं एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक कंडीशन का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन का अवेलेबल यानी कि प्रेजेंट ना हो। ऑक्सीजन क्यों प्रेजेंट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि साइलेज में मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन अवेलेबल होने से मॉइस्चर परसेंटेज खत्म हो सकता है और ड्राई हो सकता है और फिर साइलेज नहीं रहेगा। ठीक है। अब साइलेज को जो स्टोर करते हैं वो अलग अलग तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला जो उसमें तरीका है साइलो टाइप में, साइलो टू रेट मतलब जिसे हम बोर्ड्स कहते हैं। तो उसका डायामीटर यानी कि इस तरह का जो उसका व्यास होता है, अगर उसका बात करें तो 8 से 10 मीटर, और जो लंबाई होता है वो 20 से 22 फीट हो जाएगा। अब देखो जो साइलेज बना रहे हैं ना, उसको स्टोर कर रहे हैं, उस जगह का नाम बारे में बताया जा रहा है। साइलो का मतलब होता है जिस जगह पे हम साइलेज को स्टोर करते हैं उसे साइलो कहते हैं। तो साइलो टूरेट भी कर सकते हैं, यानी कि साइलोज को हम टूर में बोर्ड में भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए डायामीटर इतना इतना होता है जो हमने आपको बताया। फिर दूसरा होता है साइलोपिट। साइलोपिट यानी कि साइलो को एक छोटे से नाद के रूप में बनाकर या नदिया के रूप में बनाकर हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसको फिर से ऊपर से प्लास्टिक से ढक देंगे। उसके लिए जो डायामीटर है वो आपके पास कितना होना चाहिए, 8 इंटू 5 इंटू 4 फीट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड में हम क्या करते हैं, तो ट्रेंच मेथड में हम क्या करते हैं कि कहीं भी भूमि के लैंड को वहाँ पे खुदरते हैं यानी कि खोदते हैं। भूमि के लैंड पे हम क्या करते हैं, डेप्थ बनाते हैं 8 फीट का और चौड़ाई बनाते हैं 7 से 8 फीट का। फिर उसमें प्लास्टिक नीचे डाल देते हैं कि ताकि किसी प्रकार का मॉइस्चर का यहाँ पे ख़त्म ना हो या फिर एयर का कंटेक्ट ना हो। इसलिए फिर उसमें हम क्या करते हैं, उससे जांचते हैं, जांचना मतलब कि उसे दबाते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे साइलेज स्टोर हो सके। और फिर उसके ऊपर से प्लास्टिक की कवर चढ़ा देते हैं। अब जो साइलो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए ये देखते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये कि साइलो में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 70 से 80% होना चाहिए, अमोनिया 10% होना चाहिए, टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद पीएच की बात करें तो 3.5 से 4.0 होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होना चाहिए। अब इसी सी बात है कि मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का अब्सेंट होना यहाँ लाजिम हो जाता है। अब उसी प्रकार से दो प्रकार के साइलेज होते हैं, पहला स्वीट साइलेज, दूसरा एसिड साइलेज। स्वीट साइलेज जिसे हम मीठा कहते हैं और एसिड जिसे हम अम्लीय साइलेज कहते हैं। अब इसको किस तरह बांटा गया है कि जब भी हम साइलेज को स्टोर किया उस स्टोर के दौरान लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो वो स्वीट साइलेज कहलाता है, यानी कि मीठा साइलेज थोड़ा सा मीठा लगेगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या करता है, फॉर्मेशन इसमें करता है। उसके बाद एसिडिक अगर साइलेज लग रहा है तो ड्यू टू एसिडिक फॉर्मेशन, एसिडिक एसिड फॉर्मेशन हुआ होगा और जिसकी वजह से वो साइलेज एसिडिक की तरह रूप ले रहा। अब फिर अगला बात हो रहा है कि साइलेज ट्रीटमेंट। साइलेज को ट्रीटमेंट किससे कर सकते हैं, तो साइलेज ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि ताकि उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कतें ना हो। जैसे उसमें नमक का घोल मिलाते हैं, तो नमक अगर साल्ट की बात करें तो 0.5% उसमें नमक मिलाएंगे। तो इसमें नमक कितना मिलाते हैं, तो 0.5% इसमें हम क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं।
उसके बाद यूरिया का मिश्रण करना होगा, तो यूरिया हम कितना डालते हैं इसमें कि 1.1% डालते हैं, ताकि मॉइस्चर परसेंटेज इसमें ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, जितना हमने बताया उतना ही मॉइस्चर रहना चाहिए। क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम साल्ट ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद अगर स्टॉप करना हो, रोकना हो एक्सेसिव फर्मेंटेशन का, तो हम डाल सकते हैं सोडियम मेटा बाइसल्फेट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सुपरवाइजर में, तो अगर इसको ध्यान रखना है कि सोडियम मेटा बाइसल्फेट को कहाँ डालते हैं, स्टॉप फर्मेंटेशन करना हो कितना, तो 4 से 8 kg फोर 10 से 20 कुंटल ग्रीन ग्राम, यानी कि ग्रीन फोल्डर के लिए यूज़ करते हैं 4 से 8 kg सोडियम बाइसल्फेट। पीएच को मेंटेनेंस करना होता है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ करते हैं। वहीं पीएच का मेंटेनेंस करना होता है तो हम किसे यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये साइलेज का टाइप हुआ। साइलेज क्या होता है, रेशन मैनेजमेंट में साइलेज क्या होता है, साइलेज कैसे स्टोर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आई होप कि आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। किसी प्रकार का किसी भी तरह का स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर अपना प्रॉब्लम को पिन करें, अपना प्रॉब्लम को रखें। और इस स्टडी से, इस क्लास से रिलेटेड आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्लास कैसे चल रही है, क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, बाकी क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिए, या मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 8076921823। ये मेरा फ़ोन नंबर है जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम से जुड़ कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे बाकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।